ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। चंदन की आप बीती सुनकर सरोज, पीटर और जसपाल सन्न रह गए थे। कुछ देर को खामोशी के बाद जसपाल ने कहा, सच में यार, तेरी कहानी स्कल टेल्स के कैंप फायर वाले किसी एपिसोड से कम नहीं। वो भी ऐसी दमदार डरावनी कहानियां सुनाते हैं। और तुम्हें पता है, स्कल टेल्स ने अपना खुद का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, कहानीवाला.com के नाम से, जहां पर तुम कहानियां सुन भी सकते हो और सुना भी सकते हो। खैर भाइयों, जब ऐसी कोई गलती हमसे होने वाली रहती है तो हमें भी उसका पता नहीं चलता। तो क्या तुझसे भी ऐसी कोई गलती हुई है? सरोज की बात सुनकर जसपाल के चेहरे पर एक अजीब सा डर तैर गया। उसने अपने अतीत को याद करते हुए कहा, हाँ, पर मेरी गलती तो पूरी तरह जानलेवा थी। तो ठीक है, अब तू अपनी आप बीती सुना। जसपाल ने अपने अतीत को याद करते हुए अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया। ये बात तब की है जब मैं पंजाब के अपने छोटे से गांव राउली में रहकर अपनी लॉ की पढ़ाई बाबा कुंदन सिंह लॉ कॉलेज से कंप्लीट कर रहा था। मेरा गांव छोटा था और वहां लगभग सभी किसान थे। मैं भी कॉलेज के बाद अक्सर खेतों में अपने बापूजी का हाथ बटाने पहुंच जाया करता था। ऐसे ही एक रोज कॉलेज से आने के बाद मैं अपने कच्चे मकान के सामने खाट पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी मैंने देखा खेतों से वापस आते हुए बापूजी गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। ओए सत्यानाश हो, ऐसी निगोड़ी का सारी फसल खराब कर रखी है कमजर ने। आज मेरे भी खेतों में नील गाय की कटी फटी लाशें पड़ी हैं। मैनू पता है ये सारा उसी का किया धरा है। क्या बात हो गई बापू? किसने फसल खराब कर दी? उसी निगोड़ी ने पुत्र, जो भटकती है रात भर खेतों में। अच्छा, तो आपको लगता है वो खपीसी चुड़ैल ने नील गायों का शिकार किया है? अरे बापू, वो बस कहानियां हैं। कोई भेड़िया या तेंदुआ होगा। सच में थोड़ी खेतों में कोई चुड़ैल जानवरों को मारकर खावेगी? वो जरूर किसी जानवर का काम होगा। ओए चुप कर जा खोते दे पुत्र, अभी उम्र कम है तेरी। जिस बात का तैनू तजर्बा नहीं उसमें टांग ना अड़ाया कर। ओहो, गांव के बहुत सारे लोग रात में खेतों में जाते हैं बापू, उन्हें कुछ नहीं होता। आप टेंशन ना लो, आज मैं भी रात में अपने खेतों की रखवाली करने चला जाऊंगा। खबरदार जो तू रात के वक्त खेतों की ओर गया, दिमाग खराब है तेरा। ऐसा सोचना भी ना पुत्र, तू अभी सब कुछ नहीं जानता। बापूजी के इतनी जोर से भड़कने पर मैं खामोश हो गया। उधर हमसे कुछ ही दूरी पर बैठे एक बूढ़े ताऊ, जो हमारे ही परिवार के थे और दिमागी बीमार थे, वो हमारी बात सुनकर अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाने लगे। माई बुलाए पीर बुलाए या फेर रहे लुगाई, रात नो खेत विच ना जाए वरना महंगी भरपाई। हमारे ताऊ दिमागी बीमार थे। 2-4 दिनों में सिर्फ थोड़ा बहुत ही बोलते थे। आज उन्होंने जो कहावत दोहराई थी वो हम बचपन से सुनते आ रहे थे। हमारे पूरे गांव में कोई भी रात के वक्त खेतों में पहरा देने नहीं जाता था। ऐसे ही एक रात की बात है, मैं बरामदे में घाट लगाकर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। तभी मेरे सिर के पास रखा फोन वाइब्रेट होने लगा। मैंने देखा कोई अनजान नंबर था। किसी की नींद न टूटे इसलिए मैंने बाहर आकर फोन रिसीव किया। हाँ, हेलो जी, कौन? पहले तो उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर जब मैंने दोबारा पूछा तो उधर से किसी लड़की की धीमी कटकर आती आवाज सुनाई दी। हेलो वीरे, मैं तेरी गुड्डी। गुड्डी का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। गुड्डी मेरे पड़ोस में रहने वाले चाचे के लड़के की साली थी, जो कुछ दिनों पहले गांव घूमने आई थी। मैं उसे बहुत पसंद करता था और प्रपोज भी कर चुका था, पर जब तक हम मिल पाते वो वापस चली गई थी। मेरे दोस्त अक्सर उसका जिक्र करके मेरा मजाक बनाते, मगर ना जाने उस दिन उसे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया था जो उसने फोन किया था। मैंने गुड्डी से पूछा, तैनू मेरा नंबर कहाँ से मिला गुड्डी? सब बताती हूँ, बस तू अपने खेतों के पास वाले कुएं विच आ जा। मैं आज ही आई हाँ, कल चली जाऊंगी, इसलिए तेरे को इतनी रात मिलने वास्ते बुला रही। तू आ रहा है ना? हाँ,
मैं आ रहा हूं गुड्डी, तू जाई ना प्लीज। गुड्डी के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार था, इसलिए मैं कंफर्म भी नहीं हो सका कि वो गुड्डी की आवाज़ थी या नहीं। बहरहाल मैंने पैरों में चप्पल डाली, एक छोटा डंडा लिया और दबे पांव घर से निकलकर खेतों की ओर चल पड़ा। गर्मियों में भी मेरे गांव में खेतों के इलाके खामोश रहते थे, जहां ना चाहते हुए भी डर लगता था। मगर मुझे डर का होश ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो गुड्डी से मिलना था। मैं कच्चे मिट्टी के रास्ते से होता हुआ कुएं की तरफ जा रहा था। मेरे दोनों तरफ ज्वार और बाजरे की फसल लहलहा रही थी। उफ, माहौल तो डरवाना लग रहा है। ना जाने गुड्डी कैसे आई होगी। थोड़ी देर में मैं कुएं के पास पहुंच चुका था। मुझे कुएं से कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की जैसी आकृति नजर आ रही थी, मगर अंधेरे की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो गुड्डी है या कोई और। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि वो गुड्डी ही होगी। मैं तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। तभी मुझे अपनी दाईं ओर खेतों से किसी के मरमराने की अजीब आवाज आई। मैं ठिठक गया। ये कैसी आवाज है? जब तक मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा गुड्डी जैसी लग रही वो लड़की अजीब तरह से चलते हुए खेतों के अंदर समा गई। मुझे गुड्डी के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, जो सोच ही नहीं पा रहा था कि इतनी रात में कोई लड़की मुझे मिलने कैसे बुला सकती है, या फिर अगर उसने बुलाया भी है तो वो खेतों के अंदर क्यों चली जाएगी। खैर, उस वक्त बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे आवाज देता हुआ उसके पीछे खेतों के अंदर दाखिल हो गया। गुड्डी, तू खेतों के अंदर क्यों जा रही है? खेत घना था, जिसके अंदर चलने में मुझे काफी मशक्कत हो रही थी। हालांकि मैं देख पा रहा था, एक घाघरे जैसी ड्रेस पहनकर बाल खोले गुड्डी मेरे आगे आगे चल रही थी। गुड्डी, सुन तो, ये तू कहाँ जा रही है? खेतों में चलते हुए मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि गुड्डी उसी ओर जा रही थी जिधर अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो अजीब सी आवाज सुनी थी। कुछ देर चलने के बाद गुड्डी ठीक उसी जगह रुक गई जहां मैंने वो आवाज सुनी थी। मैंने पहले गुड्डी को पीछे से देखा, फिर मेरी नजर नीचे गई, जहां खून से लथपथ कराहते हुए दो इंसानी जिस्म औंधे मुंह पड़े थे। ये नजारा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ चुका था। मैं इतना डर गया कि अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। मन ही मन में समझ चुका था कि ये गुड्डी नहीं है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर मैं बेहद डरा हुआ बड़बड़ाने लगा। ये सब क्या है? तुम कौन हो? वो लड़की जैसी दिखने वाली आकृति मेरी ओर पलटी। बिना आईब्रो वाली बेहद छोटी आंखें, सफेद चेहरा और मुंह की जगह सिर्फ एक गोला छेद, जिनके नुकीले दांतों से ताजा खून टपक रहा था। मैंने इतना खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखा था। किसी तरह हिम्मत करके मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर खेत से बाहर निकलते निकलते मैं गिर गया। नहीं, मुझे छोड़ दो। वो खपीसी चुड़ैल मेरे दाहिने पैर को पकड़कर मेरी उंगलियां खाने लगी। मैं दर्द से बुरी तरह तड़प उठा। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी, लेकिन मैंने अपने शरीर का सारा जोर लगाकर किसी तरह अपना बायां पैर छुड़ाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी और किसी तरह दर्द से कराहते हुए उठकर गांव की ओर भागा। भागते हुए मुझे मेरी आंखों के आगे अंधेरा नजर आ रहा था। मुझे याद नहीं उस रात मैं घर कैसे पहुंचा था। चंदन, पीटर और सरोज हैरानी से जसपाल की ओर देख रहे थे। फिर पीटर ने कहा, यार जसपाल, तेरी कहानी कुछ समझ नहीं आई। अगर वहां खेतों में गुड्डी नहीं थी तो तुझे बुलाया किसने था? और वो खेतों में पड़ी दो अधमरी लाशें किसकी थी? जसपाल कुछ देर खामोशी से जलती हुई आग को घूरता रहा, फिर बोला, वो दो अधमरी लाशें गांव के ही रहने वाले सुक्खी और बंटी की थीं, जिन्होंने प्रैंक करने के लिए गुड्डी का बहाना बनाकर आधी रात के वक्त मुझे खेतों में डराने के लिए बुलाया था। मगर उन बेचारों को भी नहीं पता था कि खपीसी गली में रहने वाले उस पागल कुत्ते की तरह थी, जो न नजर आती है न काटती है, पर एक ना एक दिन जरूर काटती ही है। अगली सुबह गांव वालों को खेतों में बंटी और सुक्खी की लाशें मिली।
उसके कुछ ही दिनों में बापूजी ने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। सुक्खी और बंटी ने एक मजाक के चलते अपनी जिंदगी खो दी और बेवकूफ़ी के चलते मैंने अपनी पैरों की उंगलियां। सभी की नजर जसपाल के दाहिने पैरों की कटी फटी उंगलियों पर जाकर टिक गई। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना खुद का ऑडियो स्टोरीज प्लेटफॉर्म कहानीवाला.com, जहां आप ढेर सारी दिलचस्प कहानियां सुन सकते हैं। और अगर आप खुद कहानियां लिखते हैं तो अपनी कहानी हजारों लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। यही नहीं, यहां आप हमारी नई कहानियां सबसे पहले सुनने का मौका भी पा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए कहानीवाला.com पर और नई नई कहानियों की दुनिया में खो जाइए। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।